Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, UIGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है और बड़ा जिसको बोलते हैं ना हॉट बर्निंग टॉपिक है. इट्स लाइक अ हॉट केक. और टॉपिक क्या है? टॉपिक है केजीएफ. केजीएफ आजकल धूम मची हुई है ना, किसकी? केजीएफ चैप्टर 2, बिल्कुल, जिसमें हम बात करते हैं रॉकी की. और कौन किसने प्ले किया उसको? यश ने, राइट. तो इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना फ्रेंजी है, क्रेज़ है केजीएफ 2 का कि बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है वो. सो ऑन दिस थॉट मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिग डीप करते हैं. और एक मज़ेदार सा टॉपिक है केजीएफ. बड़े सारे लोगों का कन्फ्यूजन है. अभी हम ऑफ लेट पिक्चर देखने गए थे केजीएफ 2 और जब बात हुई तो काफ़ी लोगों ने, मतलब जो आमतौर पे बात होती है ना कि आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, क्यों, क्या करने जा रहे हो, तो ये हुआ कि केजीएफ 2 देखने जा रहे हैं. केजीएफ 2, अब जिन लोगों ने केजीएफ 1 देखी थी उनको तो पता था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी थी केजीएफ 1, मेरे जैसे कई लोग होते हैं जिन्होंने नहीं देखी थी, तो और भी लोग थे. जब बात हुई तो जैसे हमारे साइड में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई केजीएफ क्या, मतलब ये केजीएफ क्या है, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है क्या? मैंने कहा हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड का. कहती ये क्या होता है? तो अब जब उन्होंने ये सवाल पूछा ना कि ये क्या होता है, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई हिंदुस्तान की महिलाएं, जो कि सोने का इतना क्रेज़ है कि कहा जाता है कि अगर महिलाओं का हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप सोना निकाल लें ना बाहर, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो महिलाएं हैं जो अपना सोना लॉकर में रखती हैं, या कुछ तो दादी नानी के ज़माने की क्या करती थी, उसको मटके वटके में भर के और पता चला ज़मीन के अंदर गाड़ के रखती थी. आज भी होता है ऐसा गांव में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी प्रिमिटिव टाइम, एक्चुअली अभी भी होता है, ठीक है, ताकि कोई घर वाले को पता ना चले. पता चला वो मटके में बढ़िया सा उन्होंने भरा सोना, उनके जो भी जेवर वेवर हैं, और उन्होंने खोदी मिट्टी और उन्होंने गाड़ दिया वहाँ पर अपने आंगन में, ठीक है. तो ऐसा आज भी होता है. तो ऐसी हाउसवाइफ्स, ऐसी गृहिणियाँ जिन्होंने इतना सोना इकट्ठा करने का जिनको शौक़ है, जिनके पास एकदम इसको आप कहते हैं फीटिश है गोल्ड की, अगर उनको नहीं मालूम कि केजीएफ क्या है और गोल्ड माइंस कहाँ हैं और कैसे निकलता है सोना, तो मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही आपको लोगों को नहीं पता होगा. आप थोड़ा सा अगर इंट्रीग हुए भी होगे कि भाई ये कोलार गोल्ड फील्ड क्या बला है, तो मैं आपको बताऊँ आज की अगर हमने जो स्टडी है उसी के ऊपर है. ये माइंस बहुत पहले बंद हो गई थी, इस वजह से शायद आप लोग की जनरेशन को नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक, जब ये बंद हुई थी उस टाइम पे भी बहुत बात हुई थी इस बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना इंडिया का जो गोल्ड है उसकी वाकई में सोने की खदान थी वो, और सबसे बड़ी सोने की खदान मानी जाती थी, ठीक है. तो उसका बड़ा बंद होना बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं एक धक्का था काफ़ी सारे लोगों को जो वहाँ रहते थे उनके लिए, और बाद में भी अभी भी जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कतें पैदा हुई थी इस वजह से, ठीक है. तो आज हम बात करने वाले हैं कोलार गोल्ड फील्ड की. आज हम जानने वाले हैं द रियल स्टोरी, जिसको कहते हैं ना कि आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ जो है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है या फिक्शनल है. कैरेक्टर जो है वो रॉकी का वो फिक्शनल है, फिक्शनल इन द सेंस पूरा फिक्शनल वो भी नहीं है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट वहाँ भी है, लेकिन जो पूरा जो उसका जो बैकग्राउंड है ना, जो इसको कहते हैं पृष्ठभूमि जो है उसकी, वो 100% रियल है, और उसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे आपको मालूम है ना मैग्नेट ब्रेन्स में हाउ डू वी स्टडी, हम पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई पैकेज, कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं देना है. हमारा काम यह है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो इतनी बढ़िया से करें कि हमारे दिमाग में उसकी जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, ताकि ना सिर्फ IGK हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी चीज़ हो, कभी भी किसी भी कंटेक्स्ट में बात हो, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. जैसे वो आंटी जो मुझसे पूछ रही थी कि केजीएफ क्या बला है, किसके ऊपर है, किसका एब्रीविएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपके घर में आपसे कोई पूछे तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ना केजीएफ 2 से सिर्फ रॉकी या एक गोल्ड माइंस का वो नहीं, जो फिल्म में दिखाया वो तो ठीक है, आपको ओरिजिनल स्टोरी उसकी पता होना चाहिए, राइट. तो ओरिजिनल स्टोरी के लिए अपन बात करते हैं एंड लेट अस डिग इनटू द डीप कैरावान्स एंड द डीप pits of the gold field that was India's most prominent gold field, and that is Kolar gold field for you. Okay, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, मूवी में वैसे जो दिखाया ना वो बड़ा सही सा दिखाया है, पूरा जो बैकग्राउंड दिखाया है और किस तरह का एरिया दिखाया है ना वो बिल्कुल सही दिखाया उन्होंने, है ना. तो आप देखिए कितना कितना गोल्ड डिपॉजिट है. कहा जाता है कि इसमें एक टाइम पे इतना गोल्ड डिपॉजिट था कि लोग इसको लिटरली हाथ से मिट्टी उठाते थे, और जो बच्चे होते हैं ना, इसको नॉर्मली जो घर में जैसे अपन वो छानते हैं, पत्थर छानने की आपने कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आपने देखा है गिट्टी को रख के, रेत को रख के छाना जाता है जिसमें, ताकि उसमें जो भी गिट्टी विट्टी है वो निकल जाए, जो भी थोड़ा सा
उसमें जो हार्ड पार्टिकल्स है वो निकल जाए। उसमें कहा जाता था कि इतना गोल्ड हुआ करता था कि वैसी छलनी के ऊपर बच्चे रख के उसको हिलाते थे और सोना सोना ऊपर रह जाता था, मतलब आप हाथ से लोग जो है वो सोना निकाल लिया करते थे, इतना सोना हुआ करता था। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन पढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा शॉर्टी नोट सीरीज हम पढ़ जरूर रहे हैं कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर, लेकिन इसके बारे में दो कंटेक्स्ट हैं। पहला कंटेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो जो फ्रेंजी बनी हुई है ना KGF 2 चैप्टर 2 के ऊपर, एक तो वो है कंटेक्स्ट कि एकदम से एक किसी चीज़ को आपको अगर क्रेडिट देना हो तो एक चीज़ पर तो आप क्रेडिट दे सकते हैं, KGF 1 जब रिलीज़ हुई और KGF 2 जब रिलीज़ हुई, ठीक है, चैप्टर 2 जब रिलीज़ हुआ तो कम से कम उसने जो सोया हुआ एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ टॉपिक था ना कोलार गोल्ड फील्ड का, उसको लाके बिल्कुल सामने प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। मतलब लोग जन एक एक आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो है, कम से कम वो भले ही KGF क्या है भला है ना जानता हो, लेकिन KGF कुछ है, कुछ एग्जिस्ट करता है और गोल्ड माइंस हैं, वो उसमें जो जिज्ञासा है लोगों की वो जगा दी, है ना। जिसको आप कहते हैं ना एक डेड पिट थी, बिल्कुल एक इतिहास के पन्नों में जो लुप्त हो गई थी जो चीज़, उसको खींच के सिनेमा जो है वो बाहर ले आया। ये बहुत बहुत बड़ा योगदान है, तरह से मान सकते हैं, बहुत बड़ा एक आप तरह से कह सकते हैं एक वरदान भी है लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं ना। KGF में अभी भी जो 2.5 लाख लोग रहते हैं उनके लिए एक तरह से वरदान है, क्योंकि उनकी कोई पूछ नहीं थी। एक बार जब वो माइंस बंद हो गई उसके बाद उनकी हालात, उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि कोई उनसे पूछने कहने वाला नहीं था, कोई उनका जिसको बोलते हैं ना सरपरा नहीं बचा था कि वो किसी के पास जाके बोल सकें कि भाई उनके जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन KGF चैप्टर 1 के बाद ये हुआ कम से कम कि जो ना सिर्फ एक आम आदमी की, आम जनता की एक जिज्ञासा उसकी तरफ बढ़ी, बल्कि उसको वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें भी उसने जिंदा कर दिया। ठीक है, एक तो ये कंटेक्स्ट हो गया। दूसरा कंटेक्स्ट क्या हो गया, एक तो जैसे मैंने कहा एज द हिस्टीरिया बिल्ड्स अप द मूवी KGF चैप्टर 2, लेट्स डिग इन फॉर द रियल स्टोरी ऑफ दिस वन सिटी ऑफ गोल्ड। इसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, इसको मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा कंटेक्स्ट ये है कि बहुत लंबे समय तक आफ्टर द डिकेड्स ऑफ डिस्पेयर KGF is seeing the glimmer of hope. The Union government cleared the proposal for the industrial park in KGF in 2021। और ये बहुत करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसके बारे में आपसे पूछा भी जाएगा। एक तो KGF चैप्टर 2 अपने आप में करंट अफेयर्स का बड़ा भारी टॉपिक है कि भाई क्या ये कोलार गोल्ड फील्ड या मूवी जो है किसके ऊपर बनी थी, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और दूसरा कंटेक्चुअल टॉपिक ये है कि इसको कब, इसके ऊपर ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो एक इनका जो मसौदा था वो कब पारित किया, कब उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, ये अभी हालिया 2021 में ही हुआ है, ठीक है। और कर्नाटका के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, मुरुगेश निरानी, उन्होंने ये बात की पुष्टि की है, उन्होंने इस बात को बताया है। और सर्वे जो है वो प्रोजेक्ट का कहा जा रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर हम कहते हैं कि पावर ऑफ द सिनेमा या पावर ऑफ द मूवी कहाँ तक जाता है या कहाँ तक इन्फ्लुएंस करता है, तो ये बहुत जीता जागता उसका बहुत ही कंटेम्प्रेरी सा एग्जाम्पल है, मिसाल है। सो यू कैन सी इन दिस कोलार गोल्ड फील्ड बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। जितना मूवी में आपको जितना उसका व्यापक रूप दिखा था ना, जितना आपको बड़ा विकराल रूप दिखा था, बिल्कुल वैसी ही माइंस हैं और उतनी ही गहरी डिग की हुई हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली कोलार गोल्ड फील्ड है क्या भला है। जो जैसे वो आंटी हैं उनके साथ साथ आप लोगों को भी मैं समझा दूं कि कोलार गोल्ड फील्ड एक बहुत बड़ी, बहुत ही वास्ट फैली हुई साउथ इंडिया में गोल्ड माइंस थी, जिनको चोला डायनेस्टी के टाइम पे खोजा गया था, ठीक है। उस पर फिर समय समय के साथ दूसरे जो बाकी जो राजा महाराजा थे उन्होंने उस पर अपना वो किया, अधिकार किया, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं किया गया। डिगिंग उनके साथ अगर आप कहते हैं कि उसका एक्सकवेशन या उसकी जो डिगिंग का जो फॉर्मल प्रोसेस था वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट क्या किया, एक बार तो उनको लिटरली सोने की खदान हाथ में लग गई जिसको बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स तो वैसे भी वो वेरी जिसको आप कहते हैं ना, हिंदुस्तान आए क्यों थे वो, हिंदुस्तान आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, है ना, अपने साथ बिजनेस करने आए थे। उनका
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला मोटिव था वो क्या था? किसी भी कंपनी का सबसे पहला मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, है ना, आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट मेकिंग होता है। उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम यहाँ पे चालू किया तो पहले तो वो एज सौदागर आए थे ना, बाद में कॉलोनाइजर्स तो बाद में बन गए, और बाद में उन्होंने अपने साथ ये सब किया, छल कपट की और अपने ऊपर कब्जा कर लिया, वो सब तो बात की बात है। इंपीरियलिज्म वाला फेस तो उनका बाद में आया, शुरुआत तो वो बिजनेस के तौर पे हुई, है ना, स्पाइसेस की वजह से आए वो, और बाकी वाली वजह भी थी। तो उनका जो पर्सपेक्ट था वो बिजनेस बढ़ाना था, पैसा कमाना था, और पैसा अपने यहाँ से लेके बाहर अपने देश इंग्लैंड भेजना था, ठीक है। तो वहाँ से चालू हुआ। तो इन्होंने कोलार गोल्ड माइंस को बहुत लंबे अरसे तक और बहुत लंबे टाइम तक एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। सबसे इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे रिचेस्ट गोल्ड माइन मानी जाती थी, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव थी, सबसे प्राचीन थी और सबसे बड़ी थी। और जैसा मैंने कहा कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जब मिट्टी लेके जाते थे और उसको छानते थे तो हाथ से आदमी सोना निकाल सकता था, तो कितना ज़्यादा वहाँ पे रिजर्व होगा सोने का, या आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आज की अगर हम स्थिति देखते हैं, आज की परिस्थिति हम देखते हैं तो उसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से डिसफंक्शनल है, वो बंद कर दिया गया है। वहाँ पे एक्सकेवेशन का, डिगिंग का काम जो है वो रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि सोना तो है, अभी भी है वहाँ पे, लेकिन अब वो ऊपर का जो सोना है वो तो पूरा एक्सप्लॉइट कर लिया। जो आसानी से निकला जा सकता था वो तो पूरे ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सप्लॉइट कर लिया इतने सालों में, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि अब उसके साथ ये हालात हो गए कि अब सोना जो है वो इतनी उसकी गर्त में है, इतनी नीचे है कि अगर आप उसको डिग करेंगे और सोने को बाहर लाएंगे और जो प्रोसेसिंग का जो काम है वो इतना एक्सपेंसिव है, वो जो कॉस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल आइडिया कि अब सोना वहाँ से डिग किया जाए, ठीक है। सोना अभी भी है वहाँ पे। इट इज़ नॉट कि वो कई लोगों के मैंने ये भी सुना कि पहले कोलार गोल्ड फील्ड था, अब उसमें पूरा सोना जो है उसका ख़त्म हो गया, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया। सोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सोना अभी बहुत गर्त में है, और अभी हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसको निकालने का वो इतना महंगा है कि अभी हम उसको अगर निकालेंगे भी तो वो कॉस्टिंग को आप कह सकते हैं ना कि एक तरह से कॉस्टिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उसकी, इस वजह से उसको रोक दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कह सकते हैं कि समंदर में पानी है, हम जो कह रहे हैं कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर बचाइए, फ्रेश वाटर बचाइए, तो बिल्कुल उसी तरह कि समंदर में इतना पानी है, 70-80% पानी है दुनिया के समंदरों में, तो उनको अगर आप पीने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो प्रोसेसिंग है ना, उनका अगर आप डीसैलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इतना महंगा है कि वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो इस वजह से उसका जो खारापन है पानी का, तो इट इज़ अबाउट कोई भी चीज़ जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वायबिलिटी, उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। किसी भी चीज़ को इसी तरह से आकलन किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी पैसा लग रहा हो लेकिन आप करते जाओगे, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वही वाली चीज़ है। अब कोलार गोल्ड फील्ड अगर हम देखते हैं तो कितनी दूर है, जैसे मैंने कहा कि साउथ इंडिया में है, कर्नाटक में, बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे पड़ता है। और किसने ऑपरेट किया? एक बार जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद किसने ऑपरेट किया इसको ऑपरेट किया भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जैसे आपको मालूम होगा कि एक टाइम पर जो कोल माइंस थी वो भी, और जितनी भी माइनिंग सिस्टम थी वो गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था, क्योंकि जब तक प्राइवेटाइजेशन वाला सिस्टम था तो एक्सप्लॉयटेशन की बहुत दिक्कतें थी, ठीक है। तो इसको जब हम बात करते हैं कोल माइंस के साथ, आपने सुना होगा ना, जैसे आपने वो अगर वो मूवी देखी है, अगेन हम मूवी के रेफरेंस में समझते हैं, आपने अगर अमिताभ बच्चन की वो मूवी देखी है ना, काला पत्थर, तो आपको मालूम होगा कि उसमें किस तरह का दिखाया था, है ना, धनराजपुरी की वो माइंस रहती हैं, उसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर और वो लोग काम करते हैं, और किस तरह से हादसा होता है। और वो मूवी भी जो थी वो सही इंसिडेंट्स पे आधारित थी। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता था। अगर वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में रहती थी तो वो एम्प्लॉयज़ को और जो उनके यहाँ लेबर्स थे उनको इस तरह के प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए एक्सप्लॉयट करते थे और उनकी जान जोखिम में डाली जाती थी। तो माइनिंग का इस वजह से जो इस तरह के जो काम थे ये भारत जो सरकार है उसने अपने हाथों में ले ली थी, ठीक है। तो अब ये कौन ऑपरेट करता था इसको? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड करती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। और केजीएफ क्योंकि दुनिया की सेकंड सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइन है, जिसको आप कह सकते हैं 3000 मीटर्स तक, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी है? 3000 मीटर्स तक। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है ये तो आपको मालूम है, कहाँ का सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अफ्रीका में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेकंड डीपेस्ट गोल्ड माइन जो थी वो केजीएफ।
अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जब हम माइंस की बात कर रहे हैं केजीएफ की, तो मैंने आपको बता दिया कि डीपेस्ट है, राइट। अब बात ये हो रही है कि 121 साल तक ये जो माइंस हैं ये लगातार इस्तेमाल में रही। 121 साल, कैन यू बीट दैट, कैन यू इमेजिन द टाइम फेस। 121 साल तक ये माइन जो है काम में रही, में आती रही और यहाँ से सोना लगातार डिग होता रहा। लेकिन इसको क्या हुआ कि एक्टिव रही और एक्सपीरियंस किया इसने अनसिस्टमैटिक, जिसको बोलते हैं क्लोजर। ये जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लोजर ऑन February 28, 2001, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये डीपेस्ट है, ये सेकंड डीपेस्ट है, तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट डीपेस्ट कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। मैंने आपको एक तो हिंट दे दी थी कि अफ्रीका में है। अब वो अफ्रीका में कौन सी है, वो है एंग्लो इम्पेनेंग, ठीक है। ये जोहानिसबर्ग के पास है। जोहानिसबर्ग से कुछ मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर दूर है और दुनिया की सबसे 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 डीपेस्ट माइन कहलाती है जिसमें गोल्ड डिग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसका नंबर आता है अपनी कोलार का, कोलार गोल्ड फील्ड। इंडिया की तो खैर सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है और प्रॉब्लम भी वही है, इसी वजह से इसको बंद भी करना पड़ा, क्योंकि ऊपर ऊपर का जितना सोना था वो सब तो डिग कर लिया लोगों ने 121 साल में। अब हुआ क्या, अब जो सोना उसमें बचा है वो इतना ज़्यादा गहराई में है, उसकी इतना ज़्यादा डीपली अंदर है, उसके डीपली हिडन है उसके बेड में, कि उसको अगर एक्सट्रवेट किया जाएगा, मतलब उसको अगर निकाला जाएगा उस ओर को, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आएगी और इसी वजह से इसको सिस्टमैटिक वे से 2001 में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोज्ड ओनिंग टू दी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लोअर रेवेन्यूज, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पता कहाँ से चला था, ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कहाँ से आया था, किसको पता चला था, किसने सबसे पहले खोजा था। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में है, तो कोई ऐसे ही आदमी, कोई ऐसा ही व्यक्ति, कोई ऐसा ही राजघराना उसको ढूंढ सकता है जो वहाँ पर हो, जो एग्जिस्ट करता हो वहाँ पर, है ना। तो इसको सबसे पहले चोलास ने, जो चोला डायनेस्टी है ना, आपने सुना होगा, चोला डायनेस्टी ने इसको सबसे पहले साउथ इंडिया में खोजा था। उस दौरान इसको पता चला था। लेकिन हुआ क्या कि चोला डायनेस्टी जो उसने खोजा भी था, तो उस ज़माने की जब बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं मिडीवल इंडिया की, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं थे लोगों के पास उसको माइन आउट करने के लिए, है ना, निकालने के लिए, ओर को निकालने के लिए नहीं थे। तो इस्तेमाल होता रहा, सोना निकलता रहा, जितना उनसे बना, जितना किया जा सकता था उतना किया गया। लेकिन अगर आप इसका बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के लेवल तक जब इसको डिग किया गया और इसको निकाला गया और इसमें डिगिंग की गई, वो कब हुआ, वो एक्चुअली ब्रिटिशर थे, एक टेलर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। टेलर्स एंड सन्स करके थे, उन्होंने इसको सबसे पहले, उन्होंने उनकी नज़र इस पे गई और उन्होंने कहा जाता है कि वो कहते हैं कि उन्होंने इसको खोजा था। हालांकि खोजा उन्होंने नहीं था, लेकिन बोला जाता है कि अगर आप केजीएफ के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि टेलर एंड सन्स आर क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ केजीएफ, राइट। और उसके बाद इन्होंने उसको एक्वायर भी कर लिया और फिर अपनी मॉडर्न मशीनरीज लाके वहाँ से सोना निकालने की शुरुआत की गई, ठीक है। बाय 1850 KGF was one of the deepest mines in the world and at its peak it was considered to be the largest producer of gold in the country। अब धीरे धीरे 1800 की बात हो रही है, ठीक है। टेलर एंड सन्स ने जब उनको देखा, फिर उनने उस पर कब्जा किया, उनने पूरा एक्वायर किया उसको, फिर उन्होंने अपनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज जो है वो इंग्लैंड से मंगाई और डिगिंग का काम चालू किया। और 1850s तक जब तक वो हुआ तो इतनी ज़्यादा डिगिंग हो गई थी, इतना ज़्यादा काम जो है उस एरिया में लग गया था कि बहुत बड़ी एक जो ब्रिटिश कॉलोनी है वहाँ पे पूरा सिर्फ इसी काम में लग गई थी, ठीक है। तो डीपेस्ट माइन के तौर पर ये उभर गई थी, बहुत गहराई तक इसको खोल लिया गया था और अपने पीक समय पर, अपनी जेनथ पे अगर आप बात करते हैं तो KGF जो थी वो माना जाता था कि सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर था पूरे भारतवर्ष में। और उस ज़माने में, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ, मैं आज के भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, ठीक है। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा गोल्ड जो था वो प्रोड्यूस कहाँ होता था कंट्री का, KGF में। आप देख रहे हैं, आपको इसी से देख के समझ में आ जाएगा। लुक एट इट, राइट। आप हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऐसा शेक्सपियर ने कहा था। पर KGF की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना ही होती है, तो अगर कुछ दिख जाए तो उसको फेंकना नहीं होता। अब एक और चीज़ है कि अगर हम KGF की बात करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी इस पर बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बात कहाँ से हो रही है कि अगर इसके हम ड्रिलिंग की बात करते हैं कि कहाँ तक ड्रिल की गई थी, कितना डीप उसको ड्रिल किया गया था, तो आप ये मान सकते हैं कि 3.24 किलोमीटर्स तक इसको ड्रिल किया गया था।
मतलब आप समझ पा रहे हैं 3.24 किलोमीटर्स, आई एम टॉकिंग वर्टिकली, नीचे तक इसको ड्रिल किया गया था, डिग किया गया था, और इसको आप मान सकते हैं तकरीबन 1400 किलोमीटर के एक्सेस टनल्स बनाए गए थे। उसमें आपने देखा ना माइंस 1, 2, 3, 4 ऐसे माइंस के टनल्स होते हैं, तो उसमें 1400 एक्सेस टनल्स बनाए गए थे। मतलब नॉर्मली माइंस में इतने टनल्स, नंबर ऑफ टनल्स जो आप सुन रहे हैं इट इज़ कोलोसल, इतना नंबर ऑफ टनल्स कहीं नहीं होते माइंस में। बट यही चीज़ आपको ये समझा सकती है कि वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था और कितनी गहराई तक खुदा हुआ था। ठीक है, 1400 एक्सेस टनल्स बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। और माइनिंग, जैसा मैंने कहा कि जॉन टेलर एंड सन्स ने स्टार्ट की थी इसकी, और इन्होंने इसकी एक कह सकते हैं आप एक स्ट्रैटेजिक माइनिंग स्टार्ट की थी। मतलब स्ट्रैटेजिक मतलब एक पूरे जिसको बोलते हैं ना लाव लश्कर के साथ उन्होंने इसकी तैयारी की थी, और मैकेनिकली बहुत ज़्यादा साउंड वे में इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी। उससे पहले जितनी भी किंगडम्स या डायनेस्टीज़ रही उसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं है। चोला डायनेस्टी जैसे मैंने कहा कि उसमें ये खोजी गई, उसके बाद तक भी जब लोगों को एक बार पता चल गया यहाँ सोना है तो ये तो अंदाज़ा हो गया था लोगों को, लेकिन इतने बड़े स्तर पे कभी उसको खोदाई वहाँ पे को खोदा नहीं गया, कभी खुदाई का कार्य नहीं हुआ था। मतलब उसके कम से कम कोई ऐसी चीज़ें फाइंडिंग्स तो नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसने किया, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखा जाए तो जॉन टेलर एंड सन्स ने इसको एक्वायर किया। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक टाइम के बाद क्या हुआ कि जॉन टेलर के पास भी अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, क्योंकि वो इतना गहरा था कि सिर्फ अकेले एक कंपनी के बस की नहीं थी उसको पूरी तरह से वहाँ पे खुदाई करना या उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेप इन होती है, और फिर ब्रिटिश साम्राज्य जो था, है ना, वो उसको खुदाई का काम जो है वो चालू करता है, और वहाँ से वो फॉर्मली जितने अपनी, जिसको बोलते हैं आप, सबसे गहराई तक उसको खोदा जाता है, और वहीं पे वो अपनी जेनत पे जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व जो है वो वहीं से आ रहा था। ठीक है, इसके बाद आप मान सकते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक गोल्ड इन 80 किलोमीटर कोलार शिट्स में। ठीक है, अब शिट्स क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रॉक होती है एक तरह की, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स, आपने अलग अलग तरह की रॉक सुने होंगे ना, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, उसी तरह की रॉक का फॉर्म होता है सेमी मेटामॉर्फिक टाइप की जो रॉक्स होती हैं उसमें बेल्ट में, जहाँ पे एक्सटेंड किया, जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया, कुप्पम से लेके श्रीनिवासापुरा तक। ठीक है, इस जो जगह थी वहाँ पे इसकी खुदाई की गई। इसके बाद एक वहाँ का उस टाइम पे क्या होता था, जब आप लेबर्स होंगे, जहाँ पे ये काम जो था, ये ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है मशीनरी वगैरह तो थी, लेकिन मैन पावर हुआ करता था। मैन पावर भी कोई छोटा मोटा मैन पावर नहीं, जब इतना बड़ा एरिया है तो उसको जाहिर सी बात है कि बहुत नंबर ऑफ लेबर्स उसमें काम किया करते थे। तो उन लेबर्स का एक टाइम पे, उस टाइम की तो बात अलग है, वो तो ब्रिटिश साम्राज्य की बात नहीं कर रही मैं, अभी की जब हम बात करते हैं, जब ये हमारे अंडर था, भारत के सरकार के अधीन था, तो वहाँ पे एक ट्रेड यूनियन होती है लेबर्स की, है ना, जो पूरी ट्रेड यूनियन होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि ट्रेड यूनियन का जो लीडर रहता है उसकी बड़ी बातें मानी जाती हैं, बड़ा वो नेगोशिएशंस करता है गवर्नमेंट के साथ भी और एम्प्लॉयर्स के साथ भी, और काफ़ी मतलब आपने देखा होगा ना बड़ी बड़ी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, इस टाइप के लोग काम करते हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे, है ना। तो उसमें का उसी तरह का आप मान लीजिए एक अपने दिमाग में कि उसी तरह का कोई ट्रेड यूनियन का लीडर हुआ करता था, अनबजागन करके। ठीक है, और ये जो था, इसका कहना था ये BGML का ट्रेड यूनियन का लीडर था। जैसे मैंने कहा ब्रिटिश नहीं एक्सक्यूज मी, ब्रिटिश नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में जब था तो BGML का ये ट्रेड यूनियन था। उसने इसके ऊपर बात की और उसने उसको बताया कि उसने एक्सप्लेन किया कि भाई जो रिपोर्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एंड ओल्ड ब्रिटिश रिकॉर्ड, ये शो करते हैं कि ओनली अराउंड 8 किलोमीटर ऑफ गोल्ड रिजर्व वाज माइंड। ठीक है, जबकि सच्चाई जो थी इससे बहुत परे थी, इससे बहुत अलग थी। तो जब हमें कहते हैं ना कि ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन पेपर्स चीज़ें बहुत अलग होती हैं, और यथा स्थिति में अगर आप देखा जाते हैं, यथार्थ में अगर आप देखते हैं तो दो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये बहुत सारे मामलों में सही बात होती है कि आपको जो ऑन पेपर्स चीज़ें दिखेंगी ना, वो बहुत या तो बहुत एग्जैजरेटेड दिखेंगी या आपको बहुत अंडरस्टेटेड दिखेंगी। ठीक है, और लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीज़ें देखेंगे तो कई बार आपको बड़ी अलग ही कोई अलग ही नज़ारा नज़र आता है, बिल्कुल अलग ही कोई पिक्चर, अलग ही कोई चीज़, पर्सपेक्टिव आपको नज़र आता है। तो ये बात उनकी कहने की थी। अब
ये बोला जाता है, माना जाता है कि ऑल्दो इसमें काम रोक दिया गया, इसके जो खुदाई का काम है वो रोक दिया गया क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही थी और रेवेन्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं जनरेट हो रहे थे। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है, ये लोग मान के चलते हैं, बोला जाता है, जो वहाँ के पुराने लोग हैं जो वहाँ पे सदियों से काम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, मतलब ये काम कर रहे हैं, इनके बाप दादा काम करते थे, अब उनके बाप दादा के बाप दादा ब्रिटिशर्स के टाइम से काम कर रहे हैं, तो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उस पर काम किया है। तो ऐसे ही कुछ लोगों का वहाँ पे कहना है कि अभी ये माना जाता है देयर आर मोर देन 72 किलोमीटर गोल्ड रिजर्व्स दैट आर येट टू बी टैप्ड। उनका ये कहना है कि भाई 72 किलोमीटर तक का गोल्ड रिजर्व अभी भी है जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है, जो अभी तक संरक्षित है और जिसको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ माइनिंग्स के एरियाज़ हैं जिस पे कहा जाता है कि जो बहुत डेंजरस जो जिसको आप कहते हैं टेरेन होंगी या जो भी उसकी वजह होगी कि वहाँ पर अभी तक गया नहीं है कोई और वो अभी तक अछूते हैं। लेकिन अब ये बात करते हैं कि प्रोड्यूस्ड अराउंड 800 टन्स ऑफ गोल्ड। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप KGF में बात करते हैं तो 120 साल के अपने इतिहास में उसने तकरीबन 800 टन सोना प्रोड्यूस किया है। 800 टन सोना, कैन यू इमेजिन। हम 10 ग्राम, 1 तोला सोने की बात करते हैं ना, 1 तोला सोना, तो हम जाते हैं और हम सोचते हैं कि 1 तोले का अगर हम कोई गहना बनाते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई कितना महंगा हो गया है सोना, है ना, कितने हज़ार पार कर गया है सोना, कितना उसका हो गया है, मतलब तोले में हम बात करते हैं, ग्राम में आप इमेजिन कर रहे हैं 800 टन सोना प्रोड्यूस कर चुका है वो। ठीक है, इतना ज़्यादा वहाँ पे इतना लेवल ऑफ सोना एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, निकाला जा चुका है और ज़्यादातर ये ब्रिटिश तिजोरियों में गया है क्योंकि हिंदुस्तानियों को तो बहुत बाद में पता चला। हिंदुस्तानियों ने जब तक इस पे लिया तब तक ब्रिटिशर्स जो थे वो ऊपर का क्रीम जो है वो तो पूरा साफ़ कर गए थे, हमारे तो नीचे नीचे की चीज़ छोड़ी थी उन्होंने। और कहा जाता है, उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये तो लिखित में है ना, जैसे मैंने कहा कि ये तो ऑन पेपर्स है जो बोला जा रहा है, बट ये कहा जाता है कि दैट इज़ अ नंबर दैट हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर। इसके बारे में तो बोला गया है, पुष्टि की गई है, लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने देखा है, जो खुदाई हुई है अनऑफिशियली जिसको हम कहते हैं, है ना, अनऑफिशियली, नॉट फॉर द रिकॉर्ड्स, ये बात बोली जाती है कि 800 तो सिर्फ कहने की बात है, 3000 टन से भी ज़्यादा सोना वहाँ से निकाला गया है और 3000 टन सोना ऑलरेडी, मतलब 800 के हिसाब से भी आप देखते हैं तो उसका 3 गुना हो गया, राइट। उतना सोना वहाँ से एक्सकवेट किया गया है और उनका ये कहना है कि अभी भी वहाँ पे बहुत गहरा रिजर्व जो है वो सोने का बचा हुआ है। ठीक है, तो आप इस जो नंबर है, ये जो आंकड़े हैं, आपको समझ पा रहे होंगे आप कितने बड़े आंकड़े हैं। अब इसमें जब हम ये बात कर लेते हैं कि अभी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डेटा, इंडियाज़ करंट गोल्ड रिजर्व्स टोटल 70.1 टन्स। ठीक है, हमारे यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ देश में हमारा जो टोटल इंडिया का जो करंट गोल्ड रिजर्व है वो कितना है, 70.1 टन। आपको मैं कंपेरेटिव इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको उसकी चीज़ समझ में आए कि वो एक्चुअली सोने की खदान जो बोली जाती है, तो सोने की खदान मतलब किस तरह की सोने की खदान थी वो। ठीक है, 800 टन, 3000 टन और कहाँ 70.1 टन, ये हमारा पूरे देश का गोल्ड का डिपॉजिट है, गोल्ड रिजर्व है। और कर्नाटका अकाउंट्स इसमें से भी 70.1% जो है उसमें से भी कर्नाटक क्या अकाउंट करता है, 88% जो है इसका, मतलब 70%, 70.1 टन का भी 88% जो है वो कर्नाटक से आता है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स एंड रिजर्व, आंध्र प्रदेश अराउंड 12% एंड इनसाइटफुल 12% जो है वो कहाँ से आ गया, AP से आ गया। तो बचा ही क्या, पूरा हो गया 100%। ठीक है, अब बचे छोटे मोटे से रिजर्व, मतलब बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना आप, चलिए इसको 11% अपन मान लेते हैं, ये 12% इन्होंने लिखा है ऑफिशियली लेकिन 12% नहीं भी है, तो अपन इसको 11% कंसिडर करते हैं, 11% कंसिडर करते हैं। और 1% जो बच जाता है ले दे के, ठीक है, 1% जो बच जाता है ले देखिए वो क्या होता है, वो आप मान सकते हैं इनसिग्निफिकेंट जो है वो आता है आपका झारखंड से। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें से आप समझ लीजिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड गोल्ड रिजर्व्स इन द 80 किलोमीटर कोलार शिट्स बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम कुप्पम टू श्रीनिवासापुरम, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आंकड़ा आप एक बार समझ लीजिए। एक और पता है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये मैंने कहीं पढ़ा था
और जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में गृहिणियाँ, हाउसवाइफ्स जिनके पास सोना है, तो आपको मालूम है, कहा जाता है कि इंडिया में जो सोना जो हमारा रिजर्व है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनके पास इतना सोना है कि अगर आप उस सोने को इकट्ठा करते हैं या उस सोने को काउंट करते हैं तो आप यूएसए, कनाडा, आई थिंक स्विट्ज़रलैंड और एक आध कोई और कंट्री और यूरोप का जितना पूरा उनका जो नेशनल ट्रेजरीज हैं उसका जो गोल्ड रिजर्व है उससे ज़्यादा सोना इंडिया के पास होगा। पर दैट इज़ अ डिस्गाइज्ड गोल्ड, है ना, वो किसी काम का तो है नहीं, उसको आप अकाउंट कर नहीं सकते। वो लोगों के लॉकरों में और जैसा मैंने कहा कि मिट्टी के घड़ों में, या जिसको आप कहते हैं पीतल के घड़ों में, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ एन अकाउंटेड गोल्ड, राइट। लेकिन अकाउंटेड गोल्ड जो है वो है 70.1 टन। एंड जस्ट सी the huge difference of what we are talking about and why KGF is such a big thing, ठीक है। तो ये जो रॉकी और यश है ना, उससे बहुत बड़ा है, ओके। ये जो फिल्मों में दिखाया गया है वो इसलिए उसमें, अब इसमें फिल्मों में और भी चीज़ें दिखाई गई हैं ना, माफिया वगैरह भी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। माफिया एग्जैक्टली ऑब्वियसली जहाँ पे इतना सोना होगा, जहाँ पे इतना सारा रिसोर्स होगा, इतना पैसा होगा और इतना लेबर होगा, इतना यूनियन होगा, वहाँ पे आप एक बात मान सकते हैं कि कोई ना कोई एक नेता जो है वो उभरेगा, है ना, कोई ना कोई एक लीडर तो उभरेगा। तो $1 मिलियन क्वेश्चन इज़ कि क्या रॉकी का कैरेक्टर किसी एक जो वहाँ का जो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट दिखाया है उसका कैरेक्टर किसी से मिलता था क्या? रियल टाइम कोई हीरो रॉकी जैसा वहाँ पे था? ऑफ कोर्स दैट वाज अ लार्जर देन लाइफ, वो तो बहुत ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर शो किया है, पर क्या उसका कैरेक्टर किसी से इन्फ्लुएंस्ड था या मिलता जुलता था? इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम बाद में करेंगे। थोड़ा हम अभी डिटेल समझ लेना, अब फिल्मों पे आते हैं अपन बाद में, है उसके बारे में। वैसे एक कैरेक्टर है जिसको उसको इन्फ्लुएंस माना जाता है। अब ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट किया उन्होंने डिगिंग 1800 में, और फिर देखा जाता है कि वो जो क्या करते थे वो 1800 में करते थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इम्पीरियलिस्टिक नेचर के थे, है ना, वो कोई जैसे बाकी भी जो लोग थे जिन्होंने इंडिया पे राज किया, चाहे आप किसी भी सल्तनत को उठा के देख लें, आप दिल्ली सल्तनत को देख लें, आप किसी भी, आप बाहर से अगर आप देख लेते हैं, आप मुगल्स को देख लें, आप बाकी जो डायनेस्टीज़ हैं आप उनको देख लें, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ कि इतना लंबे समय तक ये भारत में रहे, तो हुआ क्या कि इन्होंने कहीं ना कहीं भारत को अपना एनेक्सेशन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने घर जैसा कई बार उनके जो लोग थे, इनकी जो आयाम था, जो आवाम था, उसको उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी दी, ठीक है। अगर मुगल्स की बात करते हैं हम, मुगल्स से भी बोला जाता है कि मुगल्स ने इतने सालों तक भारत पे वो किया, राज किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 200 साल किया, लेकिन फ़र्क है, ठीक है। मुगल्स ने जब राज किया, औरंगज़ेब की बात हम हटा देते हैं, लेटर मुगल्स की हम बात हटा देते हैं, लेकिन शुरुआती अगर हम बात करते हैं बाबर की, अकबर की, शाहजहाँ की, जहांगीर की, तो हम ये जानते हैं कि उन्होंने जब राज किया तो उन्होंने यहाँ की जो आवाम था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था, ठीक है। उसको वो अपने सिटीजन्स के तौर पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमें अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम आपके लीडर मालिक हैं, आप हमारे नौकर हैं, आप हमारे अधीन हैं, ठीक है। तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हर तौर पे। उन्होंने कभी हमें अपनी पब्लिक का या अपने नागरिक होने का दर्जा नहीं दिया। हमेशा एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, एक डिमार्केटिंग लाइन खींची और बहुत ही, आप कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिएट किया उन्होंने, ह्यूमिलिटी नहीं, ह्यूमिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ह्यूमिलिएट किया उन्होंने हिंदुस्तानियों को हमेशा, ठीक है। और हमेशा उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि उनको इंग्लैंड लेके जाना है अपना सोना, उनको इंग्लैंड लेके जाना है अपना जो भी ट्रेजरी ट्रोव है वो उनको अपने देश में लेके जाना है। उनको मालूम था कि यहाँ पे वो सिर्फ इसको लूटने के लिए आए हैं, एंड दैट इज़ इट, एंड नथिंग मोर अबाउट इट। उन्होंने सिर्फ कॉन्कर किया था लूटने के लिए, और उनकी कोई भी उन्होंने इसमें व्यवस्था नहीं की। जो व्यवस्थाएं उन्होंने की, कई बार मैं सुनती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो रेलवे इतनी डेवलप नहीं होती, अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो फलाना काम इतना डेवलप नहीं होता, अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होता, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो यू नो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ दिया। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर वो नहीं आते तो हम तो वैसे भी चल रहे थे, हम तो अगर वैसे देखा जाता है तो हमारी तो एजुकेशन सिस्टम वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमारे पास तो जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं या और भी विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, हमारे पास तब था जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड भी नहीं बने थे, राइट। तो
वो तो एक अलग ही बात होगी। और उन्होंने अगर रेलवे की पटरियाँ बिछाई भी तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बिछाई। उन्होंने जो भी एडवांसमेंट किए वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किए, वो भारतीयों के लिए नहीं किए। और भारतीयों को उसका फ़ायदा भी नहीं उठाने दिया। यही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं कि इसको बाद में आगे चल के KGF को मिनी इंग्लैंड बोला गया। लेकिन मिनी इंग्लैंड इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का इंतजाम जो था वो KGF में किया था। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने 1800 में किया। और जैसे मैंने कहा कि जो गोल्ड होता था उसको वो किसी निर्माण कार्य में नहीं लगाते थे, वो उठा के पूरा गोल्ड जो था वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो मैंने कई लोगों को इस तरह के, जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, KGF के बारे में, तो मैंने रिसर्च वर्क के टाइम पे ये देखा कि काफ़ी लोगों ने इसको बड़ा ये कहा है कि KGF को ढूंढने का जो श्रेय है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। अगर जॉन टेलर नहीं होते तो शायद KGF जो है वो कभी उसमें खुलता ही नहीं, पता ही नहीं चलता। अरे तो हमें पता चल भी गया, अगर जॉन टेलर ने हमें बता भी दिया तो हमारे काम का क्या रहा? पूरा तो तुम लूट के ले गए, लास्ट का तुमने छोड़ दिया। जब तक वो हमारे काम का बचा तब तक तो हमारे पास कोई रह ही नहीं गया कुछ भी। उसमें से हमें बंद करने की नौबत आ गई क्योंकि हम उसमें से एक्सकवेट कुछ कर ही नहीं सकते, अब इतनी ज़्यादा हाई कॉस्टिंग हो गई। ठीक है, तो अनड्यू क्रेडिट किसी को नहीं देना है ना। कोई चीज़ पढ़ी लिखी है आपने, कोई चीज़ अगर आप गूगल पे देखते हैं, कोई चीज़ रिसर्च आती है, तो ऑलवेज पुट योर माइंड इनटू इट कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और ये कितना सही है, मतलब इसको कितना आप अपने लॉजिकली, अपनी रैशनैलिटी से आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है कि ब्रिटिशर्स ने उसको खोजा, उसको मिनी इंग्लैंड बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लाए और पहली जो शहर बन गया वो जो कि इलेक्ट्रीफाइड था, वहाँ पे गोल्फ कोर्स भी था। लेकिन वो सब सुख सुविधाएं ब्रिटिशर्स के लिए थी, वहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए नहीं थी। ठीक है, अब आप एक और बात समझिए कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये बातें लिखी हुई हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब उनका मतलब क्या था कि उसको उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए डेवलप किया। वे टॉप क्लास स्कूल्स बनाए, उन्होंने क्लब्स बनाए, रिक्रिएशनल सेंटर्स बनाए, फैसिलिटीज़ बनाई, बोट क्लब बनाए उन्होंने वहाँ पे। उसके अलावा गोल्फ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स था। जब क्लब जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था, काहे के लिए मालूम है आपको? सिर्फ इंग्लिश नेशनल्स वहाँ जा सकते थे, इंडियंस को परमिशन नहीं थी वहाँ जाने की। जैसे वो लिखा जाता था ना एक टाइम पे कि इंडियंस एंड डॉग्स वर नॉट अलाउड। बट डोंट यू फील इन्फ्यूरिएटेड विद द इवन द थॉट प्रोसेस कि आप हमारे देश में आए हैं, हमारे देश में आप रह रहे हैं, आपने कब्जा कर लिया। एक तो आपने किसी और देश पे कब्जा कर लिया है, ऊपर से आप वहीं के नागरिकों को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं इतना डिमीनिंग स्टेटमेंट दैट डॉग्स एंड Indians are not allowed, right? So how can you credit Britishers for the development of our nation? Britishers से हमने बहुत कुछ लिया, मैं उसको डिनाई नहीं करती कि हमारा बाइकेमरल लेजिस्लेचर वहीं से आया, बहुत कुछ हमारे जो उस टाइम के जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट है, वो वहीं से आया, बहुत कुछ हमारा रेलवेज है, हमारी बहुत सारी जो हमारी वर्किंग है गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की, वो वहाँ से आई। लेकिन उन्होंने जो चीज़ हमसे ली है वो उसके बनस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम अपनी रफ्तार से अपने पेस पे भी चलते तो भी हम वहाँ तक आराम से पहुँच जाते। उन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया, दे वर एक्सप्लॉइटर्स एंड दैट इज़ इट, राइट। अब जब हम बात करते हैं गोल्फ कोर्स, अब यूरोपियंस के लिए था। BGML हॉस्पिटल वॉज फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी इलेक्ट्रीफाइड। BGML ने बाद में इसमें हॉस्पिटल खोला जो कि इसमें पहला हॉस्पिटल था जो कि इलेक्ट्रीफाई किया गया, और इसमें अपना एक्सरे यूनिट था। 1880s की बात हो रही है ये, ठीक है। बाय ओ डेनल ब्रदर्स ने इसको खोला था। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी, हालांकि एक ही चीज़ थी जो उन्होंने फ्री कर दी थी, और वो क्या थी? मेडिकल फैसिलिटीज़। जितने भी माइनर थे, लेबर्स थे, उनको और उनके परिवार को आप जाके हॉस्पिटल्स में दिखा सकते थे और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री थी। ठीक है, बस वो भी क्यों थी आपको पता होना चाहिए कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो लेबर के बच्चों को स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। माइनिंग की जो लेबर्स थे उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे रहने की जो कंडीशंस थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी हैज़ार्डियस कंडीशंस वहाँ पे बन गई थी कि लोग जो है वो अक्सर बीमार पड़ते थे। मैन पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता था। तो ऑब्वियसली मैन पावर क्योंकि चलता रहे, क्योंकि अगर मैन पावर नहीं चलेगा ना, अगर लोग काम नहीं करेंगे, अगर लोगों की वो काम करने की क्षमता घटी और उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ, तो इनके प्रॉफिट पे, इनके रेवेन्यू पर असर पड़ता था। ठीक है, सीधी सी बात है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई चीज़ होती है, हम किसी चीज़ को देखते हैं ऑन फेस वैल्यू, उस चीज़ को समझने की जगह
पढ़ाई और एजुकेशन क्या काम करती है हमारी, कि वो हमें ये सिखाती है कि भाई उसके पीछे की कहानी जो है, जो नहीं लिखा हुआ है, बिटवीन द लाइंस जो है ना, उसको पढ़ना सीखो, कि जो चीज़ है वो ऑब्वियस तौर पे जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपको समझ में नहीं आ रही उसको उसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो वहाँ के माइनर्स और उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए फ्री थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारा इन्होंने डेवलपमेंट का, रिक्रिएशनल का काम किया। पहली बार अब जब बात करते हैं, केजीएफ जो थी इंटरेस्टिंगली पहली ऐसे शहर था, पहली ऐसी सिटी थी जो कि इलेक्ट्रीफाइड हुई एशिया में। अगर आप बात करते हैं जापान के बाद, तो जापान के बाद एशिया में कोई शहर अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रीफाइड होने वाला जो पहला शहर था वो केजीएफ बना। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि जापान और केजीएफ वाज ऑलमोस्ट एट द सिमिलर टाइम, ऑलमोस्ट एक ही टाइम था वो। उसके बाद हम बात करते हैं बेंगलुरु में, जब हम बात करते हैं पावर जनरेशन की, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन आने से कई साल पहले या कई टाइम पहले, काफ़ी अरसे पहले जो था ये इलेक्ट्रीफाई हो चुका था। और बेंगलुरु का जो पावर स्टेशन है वो कौन सा है, श्रीनिवासा ठीक है, श्रीनिवासा मुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर स्टेशन था वहाँ पे आने से पहले ही इलेक्ट्रीफाई हो चुका था। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ केजीएफ, अब ये तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, उनका बोलबाला था, एक छत्र उनका राज था। हम इंडियंस तो बेचारे सिर्फ वहाँ पे खुदाई करने के लिए थे। जो लेबर कंडीशंस जो दिखाई ना वो मूवी केजीएफ में, वो तकरीबन वैसी ही थी, पर बात ये थी कि वहाँ पे वो कोई अधीरा और फलाना ढिमके का राज नहीं था। वहाँ पे ब्रिटिशर्स हमें इस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि लेबर्स की कंडीशन वैसी की वैसी ही थी। बहुत सारे नाम जो हैं वो लेबर्स के ऊपर रखे गए। ब्रिटिशर्स नेम्स आर नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश ऑफिसर्स। फॉर एग्जांपल, द मेन माइनिंग एरिया ऑफ केजीएफ वाज लोकेटेड वेयर कॉल्ड चैंपियन रीफ। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया था। जो मेन डिगिंग ग्राउंड था, जो मेन एक्सकेवेशन एरिया था, जो मेन लोकेशन थी, देखिए आप इसको देखेंगे ना तो आपको देख के समझ में आ रहा है, देखिए कैसी परत दर परत है। ठीक है, दिख रही है ये परतें, है ना, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह की रॉक फॉर्मेशन है। आपको अगर वो परतें दिख रही हैं तो आपको उसकी रॉक फॉर्मेशन समझ में आ रही है, राइट। तो इन रॉक फॉर्मेशंस में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे अगर हम देखें कि वो जो एरिया था जहाँ पे सबसे मेन माइनिंग एरिया था, उसका नाम जो था वो कॉल्ड चैंपियन रीफ, राइट। और ऊरगॉम, नंद्यागुरुक, बालाघाट, कोरोमंडल, मैसूर गोल्ड, टैंक ब्लॉक एंड 9 रीफ माइंस, ये जो थे ये मेन एरियाज थे। ठीक है, तो अगर ये सवाल जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस क्वेश्चन कुड बी अ रियल इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द मेन डिगिंग एरिया, व्हाट वाज द मेन केजीएफ माइनिंग एरिया वाज कॉल्ड, इट वाज कॉल्ड द चैंपियन रीफ। ओके, अब as many of the British officers, workers and their families settled in KGF, the quaint little town soon came to be known as Mini England. जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसको मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। और नाउ the reason for it is clear कि क्यों मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। ये सवाल जो है ये ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि भाई which place was known as the Mini England and why. So KGF was known as the Mini England and the reasons are well stated, वो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ। ठीक है, there were parties, balls, cricket match, और अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे मतलब रिक्रिएशन का सेंटर माना जाता था, इलेक्ट्रिफिकेशन था, यू नेम द फैसिलिटी इन इट वाज देयर इन द केजीएफ, राइट। जितना आप एक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, बॉल्स होती थी, पार्टीज होती थी, गेम्स होते थे, क्रिकेट खेला जाता था, गोल्फ खेला जाता था, बोटिंग क्लब्स हुआ करते थे, सब कुछ स्कूल्स हुआ करते थे। जितना आप यू कैन इमेजिन, आप 1800s में अगर आप कोई इमेजिन कर रहे हैं ब्रिटिश सेटलमेंट इंडिया में, तो उसका परफेक्ट एग्जांपल जो कि एक एफ्लुएंट ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का आप परफेक्ट एग्जांपल है, तो आप केजीएफ से समझ सकते हैं। और इस वजह से केजीएफ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे, अगर आप इसके बारे में डिग करेंगे थोड़ा सा डीप, तो यू वुड कम टू नो दैट इट इज़ वेरी इम्पेरेटिवली अ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी जो है वो केजीएफ कवर करता है। आप मतलब अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ना, मतलब ये मैं कब के लिए बता रही हूँ, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं ना लिटरली, तो भी अगर आप जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे और ब्रिटिश इंडिया की सेटलमेंट की बात पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको केजीएफ का नाम सामने आएगा। मतलब इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट।
लेटर ईयर्स एंड क्लोजर। अब हम बात कर लेते हैं, शुरुआती हमने ब्रिटिश दौर की तो बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी जो पड़ाव था उसका, और वो फाइनली जब बंद होती है उसका। अब उसमें मैंने आपसे कहा था ना, एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें अनसिस्टमैटिक वे में उसका क्लोजर हुआ था, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारा विवाद जो है बाद में जाके खड़ा भी हुआ। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि डिगिंग जो है वो एट द KGF was brought to a grinding halt in 2001 after the state government found it unavailable to run operations at the current yield। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था कि जिस तरह का, जैसे मैंने बार बार बोला आपसे कि जो करंट यील्ड था, जो कि बाहर जितना हम सोना निकाल पा रहे थे, उसका जो रेवेन्यू कॉस्टिंग आ रही थी उसकी, वो कहीं से भी उसका जो प्रोसेस था माइनिंग का, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो लॉस में जाने लग गई सरकार। अब सरकार अगर लॉस में जाने लग गई या उसके ऊपर उसका भार पड़ने लगा, तो उसने कहा कि भाई इससे तो बेटर है कि KGF में माइनिंग रोक दी जाए। ठीक है, अब ये बोला, इसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो उसके ऊपर स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट दिया गया, इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू एक्सकवेट एंड द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन वाज हायर देन द वैल्यू ऑफ गोल्ड माइंड। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, द गोल्ड डिपॉजिट वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स डीप। ठीक है, एंड द हेवी लॉसेस कॉज BGML टू शट, रेंडरिंग 1000 जॉबलेस। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, ये जो अनसिस्टमैटिकली जो क्लोजर कर दिया गया, अनसिस्टमैटिकली बंद कर दिया गया, इसके पहले कोई भी एक, जिसको आप कहते हैं कोई भी चीज़ ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आना, मतलब किसी भी चीज़ को एकदम से रोक दिया गया है ना। अगर हम गाड़ी भी चला रहे हैं बॉस, तो अपन गाड़ी चलाते चलाते एकदम से ब्रेक नहीं मारते है ना। अगर वो मारेंगे तो आप झटका लगेगा, आपको चोट लग सकती है, जो बाकी आपके साथ बैठे हैं उनको चोट लग सकती है, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप स्पीड कम करते 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 रुकते हैं ना, राइट। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। ये जो अनसिस्टमैटिक हुआ, ये क्या हुआ कि सरकार ने इस पर निर्णय लिया और उसको रोक दिया। बहुत ही, जिसको बोलते हैं बहुत ही क्विक डिसीजन लिया सरकार ने और उसको रोक दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग थे, जो इतने सालों से, जिसको जैसे मैंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी KGF में काम करते थे, वहीं पे रहते थे, जिनकी पूरी जो घराना जो सब कुछ था, उनका बसाहट जो वहीं पर थी, उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो गई। अब उनके लिए ये हुआ कि भाई उन्होंने ज़िंदगी में कभी माइनिंग के अलावा कुछ किया नहीं, उनकी वो पूरी दुनिया थी, उसके बाहर वो कभी निकले नहीं। तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे अपना लाइवलीहुड कमाएंगे, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा, उनके खर्चे का क्या होगा, ये बहुत बड़ी समस्या जो है आके खड़ी हो गई। ठीक है, अब इसके कारण नेक्स्ट चीज़ जब हम बात करते हैं, तो आफ्टर द माइंस क्लोजर थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अनएम्प्लॉयड एट द KGF माइंस वर रेंडर्ड जॉबलेस, है ना। कोई काम नहीं बचा उनके पास, बेचारों को कुछ आता ही नहीं था। वो तो सालों से सिर्फ एक ही काम करते आ रहे थे, मतलब पीढ़ियों में उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं सिवाय इसके कि आप सोचिए कि कोई खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, उसे सिवाय खेती बाड़ी के कुछ किया ही नहीं। आप उससे बोलिए कि आप जाके एक फैक्ट्री में काम करो, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको आता ही नहीं ना। फ्रॉम द स्क्रैच उसको अपनी लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। अब जो नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अधेड़ उम्र के थे, जो एक ऐसी उम्र के थे, एक ऐसी उम्र के पड़ाव पे थे जहाँ पे, जैसे आप कह लीजिए कि जहाँ पे उनके कुछ नए सिरे से वो शुरुआत नहीं कर सकते थे, है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, बहुत समस्याएं पैदा हो गई, बहुत लोगों में त्राही त्राही वाली स्थिति आ गई। हर चीज़ की, मतलब नॉर्मल जो कंडीशंस हैं, खाने पीने की दिक्कतें हो गई, पानी नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। अब फोर्सिंग देम टू सीक एम्प्लॉयमेंट, तो होता क्या था फिर, अब वहाँ पे KGF में तो और कुछ था ही नहीं माइंस के अलावा। तो किया क्या कि भाई आसपास के जो शहर थे, लोगों ने वहाँ पे जाके पलायन शुरू कर दिया, वहाँ पलायन होना लगा। तो अब आसपास के जो शहर थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो फिर सरकार ने बोला कि भाई अगर ऐसा होगा कि यहाँ की पूरा का पूरी जो आबादी है, जत्था, वो पूरा का पूरा अगर उठ के आसपास के पास सेटलमेंट में चला जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको आसपास के जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैंटी उस पर आ जाएंगे, है ना, उसके उनकी जो जितने रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि अब इनको 100 किलोमीटर के आसपास तो जाना पड़ेगा, दूर तो जाना पड़ेगा इनको। बेंगलुरु सबसे पहला, जिसको बोलते हैं सबसे नज़दीकी सबसे बड़ा शहर था, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बेंगलोर के आसपास जाएंगे या बेंगलोर भी जाएंगे ये लोग। तो एक ट्रेन चला देती है सरकार। तो सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन वहाँ से रन कर दी, जो कि आज भी चलती है। ठीक है, आज भी वो ऑपरेशनल है, जो कि मरिकोपम और KGF
KGF के मरिक्कोपम से ट्रांसपोर्ट करती है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 30,000 लोग जो है वो हर दिन बेंगलुरु और KGF के बीच में आज भी कम्यूट करते हैं। अपने जो रोज़मर्रा के जो काम है, नौकरी की तलाश में वो वहाँ गए हैं या नौकरी करते हैं, तो अपनी नौकरी की वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर से एक शहर के बीच में कम्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि जब मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं वो ऑब्वियसली बहुत लार्जर देन लाइफ थी, है ना। जितना खून खराबा, मारपीट, वायलेंस दिखाया गया उतना तो नहीं था, लेकिन हाँ माफिया था, माफिया बिल्कुल था वहाँ पे। और जो कंडीशन वहाँ पे लोगों की दिखाई गई है वो भी इतनी दयनीय कंडीशन थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। उसके बाद भी जब आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सप्लॉइट किया ही, बाद में भी आप देखते हैं तो हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह हो गया था, लेकिन हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो लोग यहाँ पे रहते थे ना, एक्चुअली तो होता क्या था कि वहाँ पे जब एक्सकवेशन का काम होता था तो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो डिटोरेट होती जा रही थी, दिन पर दिन होती जा रही थी। उनके लंग्स में खासकर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगा था, लंग्स की इशूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे थे, और बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी थी। मतलब बाद में जब वो खाली कर दी गई जगह, तब तो खैर आपकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी नहीं थी, लेकिन अगर मैं हेल्थ हैज़र्ड की बात करूँ तो पहले भी था। जैसे मैंने कहा ना, अनहेल्दी KGF, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब माइंस क्लोज की गई, पहले क्या हुआ, जो एफ्लुएंस थे इनको डंप किया गया। तो क्या किया, किस लेवल पे डंप किया गया कि बड़े बड़े माउंटेन्स जो थे वो बन गए। मतलब इतने बड़े बड़े माउंट्स बन गए कि उनको आप साइनाइड और सिलिका के माउंट्स बन गए। माउंट्स, और बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि छोटे मोटे माउंट्स नहीं, कई मीटर ऊंचे माउंट्स बन गए। मतलब आप इसमें देखते हैं उनको लोकली उनको साइनाइड माउंटेन्स बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है कि साइनाइड माउंटेन्स कहाँ पर हैं एंड हाउ दे वर फॉर्म्ड। तो साइनाइड माउंटेन्स जो है ये बेसिकली KGF में जब वो बंद हुआ तो जो उसका सिलिका और साइनाइड के जो माउंटेन्स बने, उसका जो एफ्लुएंट जो डंप किया गया उससे बन गए थे। और कितने मीटर थे आप ये मानेंगे, तकरीबन 40 मीटर तक के थे ये। 13 सच माउंटेन्स हैं वहाँ पे, माउंट्स हैं वहाँ पे, और इनकी तकरीबन 40 मीटर तक हाइट है, राइट। और इनको आप बहुत मेजर हैज़र्ड वहाँ पे माना जाता है। अंडर वाटर की अगर आप बात करते हैं तो उसका टेबल भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। वहाँ पे पीने के जो पानी है उसकी त्राही मच गई, क्योंकि वो पीने लायक पानी नहीं बचा, ठीक है। उसके ऊपर जब सर्वे किया गया, एनवायरमेंटल स्टडी की गई, तो पता चला कि दैट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। वो भी आया एक बार रिपोर्ट में। Not only have these effluent contaminated the water table तो पूरी तरह contaminate कर ही दिया है, पर आप बात कर सकते हैं कि severe drinking water problems, जैसे मैंने कहा कि त्राही मच गई। Many suffers from respiratory related diseases, ये भी मैंने आपसे को बताया कि लंग से रिलेटेड और रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज़्यादा होने लगी। एस्थमा वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, वीजिंग, सिलिकोसिस बहुत ज़्यादा है, ट्यूबरक्लोसिस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे जो नागरिक हैं उन लोगों को। उनके अलावा जब फाइन डस्ट, बहुत ही जिसको आप बोलते हैं ना बुरादा जैसा जो डस्ट होती है, जो बुरादा जो उड़ता है ना उन डंप्स में से, उसके कारण ये दिक्कतें बहुत बड़े विकराल रूप में लोगों को वहाँ पे सताती हैं, ठीक है। ये जो साइनाइड डंप्स हैं ये कवर होते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट से एंड रीक ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज होता है, ठीक है। उसके अलावा आप एक बात कर सकते हैं, ये एक बाकायदा स्टडी में आया है, मतलब ये कोई अटकलें नहीं हैं, इसके ऊपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ हुई हैं, लोगों ने इस पर बहुत शोध किए हैं, क्योंकि एनवायरमेंट अभी बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया में। बहुत सारे आपको मालूम है कि एनवायरमेंटल, अभी हमने जो शॉर्टी नोट सीरीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जब हमने एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। आपको मालूम है इस गवर्नमेंट की फोकस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका फोकस बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध भी किया गया है, ठीक है। मतलब एक तो जापान का एक स्टूडेंट है जिसने इसके ऊपर शोध किया है, ठीक है, और उसने पूरी इस पर बात की है, पूरी इसने पढ़ाई की है, जिसपे उसने ये लिखा है कि जब इसको KGF को अनसेटल्ड वे में बंद किया गया तो उसके हैज़र्ड्स एनवायरमेंट पे क्या है। इस तरह के और भी शोध हुए हैं, ठीक है। अब इसमें ये हुआ है कि साइनाइड डंप के कारण जो रीक ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होता है उससे आपकी एयर पोल्यूशन होती है। उसके अलावा रेसिडेंट्स जो है उनने कंप्लेन किया है, वो पर्टिकुलर्स जो होते हैं ना, जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं जिसको बुरादा कहते हैं हम, वो इन डंप्स की वजह से मेजर कॉज ऑफ उनकी स्किन एलर्जीज, जो स्किन में जो रैशेस पड़ जाते हैं, ये स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, वो भी हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स तो हैं ही। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फॉर्मर जो वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं, उनके और उनके परिवारों ने बहुत
बहुत ज़्यादा सहा है। मतलब कहा जाता है कि बहुत बड़ी आबादी का जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उनका चक ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग उसमें बाद में लंग डिजीज़ से, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, ट्यूबरक्लोसिस से या सिलिकोसिस से या लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी ग्रसित हुए और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और उतना उनके लिए कोई तरह की फैसिलिटीज़ या किसी तरह की आप कह सकते हैं कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। ठीक है, ये उस चमचमाती हुई गोल्ड माइन का काला सच है। ठीक है, जो आपको फिल्मों में नहीं दिखेगा। जो फिल्मों में दिखाया गया है वो बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन दिखाया गया है, पर ये सच्चाई है, ये बिल्कुल यथार्थ की स्थिति जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा सिंस माइंस वर शट इन कोलार गोल्ड फील्ड इन 2001, टाउन रिसीव्ड नीदर इलेक्ट्रिसिटी। पहले जैसे जब तक वो काम करता था, जब तक वहाँ से सोना निकल रहा था, तब तक तो वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन भी था, पानी भी मिलता था लोगों को। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बंद हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट गई। उसके बाद उस शहर को ना कभी इलेक्ट्रिसिटी मिली। वो शहर जो कि दुनिया में आप इतना नाम रखता है कि एशिया में फर्स्ट या सेकेंड ऑलमोस्ट जापान के बाद ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रीफाई हुआ था, ठीक है, वो शहर आज की तारीख में बिल्कुल अंधकार में है। मतलब आप बात कर सकते हैं KGF में 2001 के बाद कोई लाइट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना पानी रेगुलरली आता है वहाँ पे। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं ना, जिनकी जो लाइफस्टाइल वहाँ पे दिखाई गई है, बिल्कुल उसी तरह के हालात हैं। छोटे छोटे शांटीज जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे सी झोपड़ी भी नहीं बोल सकते उसको आप, बिल्कुल जिसको बहुत ही झोपड़ियाँ तो फिर भी उसमें कम से कम एक कवर होता है, छत होती है। शांटीज तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही रफ लिविंग का तरीका होता है, उसमें लोग रहते हैं। छोटे छोटे से एकदम, इसको आप बोल सकते हैं बसाहट उन्होंने बसा ली है अपनी, उसमें रहते हैं, जिसमें तकरीबन 100 स्क्वायर फीट से भी छोटी छोटी जगहें होती हैं, उसमें लोग रहते हैं। 100 स्क्वायर फीट तो मैं बड़ा बता रही हूँ आपको मतलब 10 बाय 10 के कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। ऐसी हालात हैं वहाँ पे, इस तरह के नौबत है वहाँ पे। और 400 कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे, आज भी 400 कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप लिविंग कंडीशंस देखेंगे तो वहाँ पे ना टॉयलेट्स हैं, लोग ओपन में डिफिकेट करते हैं। आज भी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत 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 ख़राब हैं। लोगों के पास बेसिकली खाने पीने को पैसे नहीं हैं, उनके पास कोई सिविक फैसिलिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, कोई हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि बेसिकली पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बाकी सिविक फैसिलिटीज़ तो हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ओपन ड्रेन्स हैं, लोगों को बीमारियों का घर बना हुआ है वो आज भी। कॉलोनीज़ जो हैं वो वेस्ट वाटर है विच एंड्स अप ट्रिगरिंग द होस्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ठीक है, बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो अक्सर उस इलाके में फैल जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास ओपन ड्रेनेज है, लोग ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपका, लोग ओपन में डिफिकेट कर रहे हैं, तो बीमारियों का घर तो वो बनेगा ही, राइट। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, उसकी वजह से महामारी अक्सर फैल जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आप ये बात कर सकते हैं कि आज की तारीख में भी जो जनसंख्या के हिसाब से 2001 में ही बंद किया गया था, 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 2,60,000 लोग आज भी कोलार गोल्ड फील्ड में रहते हैं। ठीक है, Seeing the aftermath of the KGF's abrupt showdown, Indian Bureau of Mines and organized under the Department of Mines mandate that the mine operator closes responsibly। बाद में भाई ये जो स्थितियाँ हुई, जो इतनी ख़तरनाक, इतनी भयावह स्थितियाँ हुई, और बाद में जो प्रॉब्लम्स हुई, जो आफ्टरमैथ हुए ना, जिसको ये कहते हैं कि लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, महामारी फैल रही है, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ये देखते हुए फिर बाद में क्या हुआ, फटकार लगाई, ये जो एब्रप्ट क्लोज डाउन हुआ, इसकी वजह से ब्यूरो ऑफ माइंस ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने कहा, जो कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के अंडर काम करती है, उसने कहा कि भाई आज के बाद जो भी माइंस क्लोज डाउन होंगी, चाहे वो कोई भी उनका ऑपरेशन करता हो, कोई भी उनको ऑपरेट करता हो, वो इस तरह से इसको बंद नहीं करेगा। गाइडलाइन उन्होंने तय की कि अगर आपको माइंस को बंद करनी है तो अनसेटल्ड वे में आप उसको बंद नहीं कर सकते, एब्रप्ट वे में आप उसको क्लोज डाउन नहीं कर सकते। आपको गाइडलाइन स्टेट की गई कि प्री माइनिंग इकोलॉजी टू बी रिस्टोर्ड, टॉक्सिक रेसिड्यू जो है, जो आपका टॉक्सिक रेसिड्यू है उसको आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, कहीं वो वहाँ के नदी नाले वाटर टेबल जो है उसको तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उसके बाद ये बात
की गई। माइनिंग की जो इकोलॉजी है प्री माइनिंग, आपको वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आपको इन्वायरमेंटल हैज़र्ड जो है वो रिवर्स करने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको आपको कहीं ना कहीं अच्छे से स्थापित करना पड़ेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आपकी लीगल बाइंडिंग भी है अब, ठीक है। उसके बाद ये बात हुई कि भाई डिस्पोज किया जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द टॉक्सिक रेसिड्यू and the company closing the mine is responsible for the restoration and management। जो भी करता धरता है किसी भी माइन का, वो उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो देखेगा कि इसका रेस्टोरेशन का काम और क्लोजर का जो काम है वो गाइडलाइंस के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा। और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसके रेस्टोरेशन की और मैनेजमेंट की, चाहे वो वाटर टेबल हो, चाहे वो सॉइल मैनेजमेंट हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट हो, या इकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो, ये आपको पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक है। उसी के बाद आपको इसकी परमिशन दी जाएगी कि आप उसको क्लोजर कर सकते हैं, और स्पेशली मैन पावर मैनेजमेंट के, ठीक है। आपको उन चीज़ों को मैनेज करना होगा, उसके बाद ही आप इसको बंद कर पाएंगे। अब ये बातें करने से पहले अब मैं आपको बताती हूँ वो पार्ट जिस पे हम आते हैं, ठीक है। जो वो पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या रॉकी का कैरेक्टर जो है, वो रॉकी जो कि प्रोटैगनिस्ट है और बहुत ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बताया है, क्या वो कैरेक्टर सही है। देखिए इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, है ना। माफिया जैसे मैंने कहा कि भाई गुड़ होगा तो चींटियाँ तो आएंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे फिल्म में दिखाया गया है। लोगों की स्थिति बहुत बहाल थी, लेकिन ऐसे कोई एकदम ये विलन और हीरो और ऐसा सब कुछ नहीं था। ये जैसे अधीरा और वो रॉकी इस टाइप का कैरेक्टर नहीं था, इतना खून खराबा, इतना मार काट नहीं थी मतलब बिल्कुल ही एकदम ऐसा कोई एकदम गुंडा राज नहीं था। लेकिन हाँ, एक थंगम करके एक कैरेक्टर था, कहा जाता है कि उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब थंगम कौन है? अगर थंगम का आपने नाम सुना हो, राउडी थंगम बोलते हैं उसको कई लोग। थंगम मतलब जैसे वीरप्पन था, एक वीरप्पन, साउथ इंडिया में आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, है ना। सैंडलवुड की तस्करी के लिए, चंदन की तस्करी के लिए वीरप्पन जाना जाता है, वीरप्पन जैसी मूछें, है ना। तो वीरप्पन का एकदम आप उसी का भाईबंद बोल सकते हैं, छोटा वीरप्पन एक तरह से बोला जाता था उसको, मिनी वीरप्पन भी बोला जाता था, वो था थंगम, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर था ना, ये KGF में ही पनपा बड़ा हुआ, और इसके 3 भाई और थे, अनलाइक रॉकी जो कि सिंगल था। और इसकी माँ जो थी, इनफैक्ट ये बोला जाता है कि भाई ये जो कैरेक्टर है ये इन्फ्लुएंस इसलिए माना जाता है उससे क्योंकि उसकी माँ जो थी ना, पॉली करके माँ थी उनकी, नाम है उसकी माँ का। और उसने बाकायदा इसके ऊपर एक पिटिशन दायर की थी। KGF चैप्टर 1 जब रिलीज़ हुई थी तो उसने पिटिशन दायर की कि आपने मेरे बेटे को बहुत ही गलत लाइट में दिखाया है और आपने उसकी बहुत ही छवि जो है ख़राब कर दी है थंगम की माँ ने, है ना। और आपने उसके कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है आपने, और आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसने नोटिस भेजा था फिल्म के निर्माताओं को, मेकर्स को और इसके ऊपर जो कोर्ट थी उसने भी स्टे लगाया था, उसने भी कहा था कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बाद में ये हुआ कि भाई ये उन्होंने एक कहा जाता है कि मतलब जिसको कहते हैं ना, राइटिंग में तो नहीं है ये बात, लेकिन बोली जाती है कि फिर ये बोला गया कि भाई आपने KGF चैप्टर 1 में बहुत ही सत्यानाश कर दिया था, बहुत ही बैड लाइट में दिखाया, तो अब आपको KGF 2 में उसकी छवि सुधारनी पड़ेगी, ये बात बोली गई। एक तो ये हुआ कि हाँ भाई जो डायरेक्टर था उसने इस बात को मान लिया, लेकिन बाद में फिर जो डायरेक्टर था उसने एक वो दिया भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, और थंगम का जो कैरेक्टर था मुझे तो पता भी नहीं था, और मैं तो वो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता और वो हो गया कैरेक्टर, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। तो इस पे 2 चीज़ें हैं, मतलब उसकी माँ का ये कहना है कि भाई आपने मेरे बेटे के लाइफ के ऊपर चुराया है इसको, ठीक है। अब थंगम बेसिकली क्या था कि इतना बड़ा वो तो नहीं था वीरप्पन जैसा, लेकिन हाँ वीरप्पन टाइप का उसका नाम था, और उसको कहा जाता है वो भी रॉबिन हुड टाइप का माना जाता था, ठीक है, कि मतलब वो अमीरों को एक्सप्लॉइट करके गरीबों का फ़ायदा करता था, उस तरह का। जैसे रॉकी का कैरेक्टर दिखाया ना कि वो वैसे तो बड़ा राउडी सा था, बड़ा सब कुछ था, लेकिन वो अपने जो गरीब लोग थे उनका बड़ा ख्याल रखता था, मसीहा टाइप का था। तो उसी टाइप का थंगम का भी बोला जाता है। हालांकि उसको जैसे फिल्म में दिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करती है वो रॉकी को तो मारने का, यहाँ पे इसको शूट एट साइड का ऑर्डर दिया जाता है थंगम को, और इसको मार दिया जाता है। अब इसके 3 भाई और दिखाए गए हैं, ठीक है। 1997 में इसको मार दिया जाता है, और 1997 में मात्र 25 साल की उम्र में इसको मार दिया जाता है, ठीक है। और तब ये कहा जाता है कि KGF की जो लोकेशन है, वहाँ की जो KGF की पुलिस है वही इसको मारती है थंगम को। इसके जो 3 भाई थे, गोपी
जय कुमारी था शायद, और एक श्रीविगासम करके था, ठीक है। तो उनको मारा गया जुलाई में 2013 में और अक्टूबर 2013 में। तो इसके ऊपर भी उसकी माँ जो थी, वो जो पॉली गैंग कहलाती थी इनके भाइयों की, उसके ऊपर भी उसकी माँ ने कहा कि मेरे बच्चों का जो इनकाउंटर है करके मारा है जो पुलिस ने, वो गलत तरह से पुलिस ने जो असंवैधानिक तरीके से मेरे बच्चों की हत्या की है। तो ये एक कैरेक्टर है थंगम का जो आपको लग सकता है कि भाई थोड़ा सा क्लोज माना जाता है रॉकी से, और वो केजीएफ में ही ऑपरेट करता था और केजीएफ की ही आसपास की जो जगहें थी वहाँ पे ऑपरेट करता था, ठीक है। सोना वोना एक्चुअली वो थोड़ा तस्करी वस्करी इस तरह के काम भी करता था, तो एकदम ही ऐसा कोई हीरो नहीं था वो, है ना, मतलब उसको बिल्कुल हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपको बता दूं किस तरह का कैरेक्टर एक हुआ करता था, राउडी भी था और कहते हैं कि दिलेर भी था, और पुलिस के लिए बड़ा नाक में उसने दम कर दिया था। तो इसी वजह से फिर केजीएफ पुलिस ने उसको शूट एट साइट किया और एनकाउंटर में मार दिया था, ठीक है। अब आगे का रास्ता देख लेते हैं। सॉरी फॉर द बैड थ्रोट अगेन। आगे का रास्ता यह है कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिस्पेयर, KGF seeing some glimmer of hope, in 2021 the union government gave the green signal for the mega industrial park to come up in 3,500 acres in KGF. This will improve the prospect of Kolar district of which KGF is a part. अब क्या हुआ कि देखिए कुछ ना कुछ, ऐसा मैंने कहा ना कि फिल्मों से फ़ायदे तो होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही हुआ कि जो चीज़ ठंडे बस्ते में सोई हुई थी ना इतने टाइम तक, उसने जो है सरकारों को और जिसको प्रशासन को थोड़ा सा जगा दिया है, और ये कहा गया कि भाई केजीएफ 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 केजीएफ। अब इतना उसने एक कहते हैं ना कि एक जिज्ञासा बढ़ा दी है कि अब सरकार को थोड़ा सा वाइबल कदम लग रहा है कि काम करते हैं यार। देखो केजीएफ की बड़ी जो ना लोगों में बड़ी इंक्विजिटिवनेस आ गई है केजीएफ के बारे में और केजीएफ में जानने की और जाने की। केजीएफ चैप्टर 1 के बाद तो उन्होंने ये तय किया कि काम करते हैं कि इस एरिया को अपन अब माइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपन वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क जो है वहाँ पे अपन लॉन्च करते हैं, ठीक है। और इसने कहा कि 2021 में एक तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी एक तरह से एक जिसको बोलते हैं ना आप एक अंधेरे में बिल्कुल एक सूर्य की किरण नज़र आई है उनको भी। तो इसमें कह सकते हैं कि ये जो प्रोस्पेक्ट है वो कोलार डिस्ट्रिक्ट का, जो कि जिसका केजीएफ एक पार्ट है, उसी के लिए पूरा फ़ायदे का सौदा होगा, ठीक है। तो 3500 एकड़ का केजीएफ में इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका सर्वे जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। उसकी बात की जा रही है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और उसका सर्वे जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है, हो चुका है, ठीक है। KGF is on the Chennai-Bangalore industrial corridor, and that will be very beneficial for large industries who would like to set up a shop there. The cabinet has already cleared it. We are yet to see work on the ground. We have waited for years. Hopefully KGF will prosper with this move by the state government, said G. Jaikumar, coordinator of the Bharat Gold Mines Limited Employees, Supervisors and Officers Unit Forum, another organization representing the people affected by the KGF closure. ठीक है। तो मतलब ये उन्होंने कहा है कि भाई ये एक एम्प्लॉई हैं, कहाँ के एम्प्लॉई हैं, भारत गोल्ड माइन के तो ठीक है, कोऑर्डिनेटर हैं ही, उसके अलावा सुपरवाइज़र एंड यूनाइटेड फोरम्स के भी हैं, जो कि एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि अफेक्ट हुई थी केजीएफ क्लोजर से। उन्होंने ये बात बोली है कि भाई सरकार ने जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। अब क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जो कि बहुत अच्छी, बहुत वाइबल जगह पर है, क्योंकि ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के वहाँ पे पड़ रही है, तो बहुत बेनिफिशियल होगी अगर लोग वहाँ पे आएँ और इस्टेब्लिशमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें, शॉप खोलें, क्योंकि केजीएफ ने बहुत सालों तक, बड़े टाइम तक अंधकार झेल लिया है। अब अपने गोल्डन पीरियड से निकलने के बाद सीधे अंधकार में चली गई थी। अब हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस वही जो चमक वाले दिन हैं, जो चमकदार दिन हैं, वो लौट आ देंगे, और फिर से जो कैबिनेट का जो काम है वो ग्राउंड वर्क पे स्टार्ट होने वाला है। और हमने बहुत सालों तक इंतज़ार किया, और फिर ये बात होगी कि अब फिर से हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा वही खुशहाली के दिन आएंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा ख़त्म हो गया है कोलार गोल्ड फील्ड। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सुनने में, पढ़ने में, समझने में, और कुछ जो चीज़ें हैं ना, जो एक फ्रेंजी और जो जिसको बोलते हैं ना हिस्टीरिया बना हुआ है, वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में चीज़ें पता चली होंगी, है ना। तो बिल्कुल जो मूवी में दिखाया हुआ है ना, उसको बिल्कुल आप एक बार फिर से मूवी देखना और उसके बाद फिर ये पढ़ना, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर फिर भी नहीं होती हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आप जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पे, फिर आप वहाँ पे आपको मालूम है K-12 से लेके जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं सब हम देते हैं, NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, सबका आपको कंटेंट मिलता है। आपको ओलंपियाड पे जाना है, ओलंपियाड पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा, इसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और यहाँ पे आ जाएगा GK ओलंपियाड, राइट। इस पर वॉच नाउ पे क्लिक करना,
वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से चैप्टर वाइज वीडियोस हैं हमारे, है ना। इसमें सिलेबस ओवरव्यू से लेके आपको जो भी है, जैसे करंट अफेयर्स है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, स्टैटिक जीके है, लाइफ स्किल है, आपको सब मिल जाएगा। जो भी आपका टॉपिक है उसको आप खोलेंगे। इसमें शॉर्टी नोट सीरीज आपको नीचे मिलेगा जिसमें ये टॉपिक होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, ये टॉपिक खुलेगा, इस तरह का पेज ओवरव्यू होगा। जो भी देखना है, जो भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, है ना, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर है तो इस तरह से पूरा वीडियो जो है वो फिर से देख सकते हो, ठीक है। अब स्केड्यूल तो मालूम ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में आता है। 10 बजे जो होता है वो क्या होता है हमारा, इंग्लिश का होता है, और शाम के 7 बजे जो लास्ट वीडियो आता है हमारा वो ओलंपियाड का, वो होता है जीके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए तो अभी तक पता ही होगा ना, अभी तक तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने कि वो रिमाइंडर सेट कर सकते हो, प्रीमियर होगा तो पता चल जाएगा। बाकी जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी बिल्कुल सेम है ना, कि आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सारा सीक्वेंस ऑर्डर में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि हमारे जो फेसबुक पे या हमारे इंस्टा चैनल पे भी आपको पूरे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई और इंटरेस्टिंग बात केजीएफ के बारे में पता हो, है ना, कोई कमेंट सेक्शन में लिखना और अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जानकारी कैसी लगी ये भी मुझे बताना, ठीक है। रिसर्च किया है मैंने भी, आप भी थोड़ी बहुत कीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं ऑन पेपर्स, वो सही हो ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे ना थोड़ा एनालिटिकल दिमाग लगाया करो, थोड़ा सोचा करो कि यार ये चीज़ अगर लिखी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। जैसे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का लिखा हुआ ना कि बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है लेकिन मेडिकल फैसिलिटी फ्री थी, तो जैसे मैंने कहा ना, उसका एक जो कोई भी चीज़ है ना, उसके पीछे की जो होती है ना, जो स्टोरी, उस पर ध्यान दिया करो। तो उसको ध्यान दोगे ना तो एक अलग सा पर्सपेक्टिव बनेगा, एक अलग सी सोच बनेगी, और वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी, ना सिर्फ IGK एग्जाम में, बाकी हर जगह पर, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ऐसा लगता हो कि भाई और भी लोगों को मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए, असली कहानी पता चलनी चाहिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसको, वीडियो को, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पूरा पढ़ लेना, पूरा समझ लेना, उसके बाद अपन मिलते हैं किसी और कंसेप्ट के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी गुड, स्टडी वेल एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।